Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ये यूनिट 1 का पार्ट 5 है और इस पार्ट 5 में हम अपनी यूनिट का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 4 में क्या डिस्कशन किया था, आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वी डिस्कस्ड इन पार्ट 4 अबाउट द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा कि हमारे 3 तरह के बैरियर्स जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। पहला होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशनल बैरियर, दूसरा होता है इंट्रापर्सनल बैरियर और तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पार्ट 4 हमारी यूनिट 1 का जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो आगे चलते हैं यूनिट 1 के पार्ट 5 में। सो कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। गुड और बैड कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक करियर्स। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है अगर वो अच्छा है तो वो आपके करियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं है तो इट कैन ब्रेक योर करियर और इट कैन गिव अ हॉल्ट टू योर करियर। In fact, organizations take communication very seriously, not only for their employees but also for their own good. कम्युनिकेशन केवल एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके से कम्युनिकेट करता है सोसाइटी के साथ, मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में मीडिया मैनेजर्स होते हैं और वो मीडिया मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके का कम्युनिकेशन या किस तरीके की जो बात है वो मार्केट में जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बढ़ा सकती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम ला सकती है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, अब चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए हो या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के खुद की रेपुटेशन के लिए हो। Corporate communication or public relations or public affairs department deals with the internal and external communication of an organization. Generally जितने भी organizations होते हैं वहाँ पे या तो corporate communications का एक department होता है या फिर एक public relations का department होता है या फिर उसको public affairs का department बोलते हैं, जहाँ पे public dealing होती है या फिर organization से related कोई भी communication किस तरीके से society में release करना है, public में release करना है, उसके बारे में पूरी की पूरी वहाँ पे प्लानिंग होती है। इट हैंडल्स इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना या किसी चीज़ को फैलाना। सो ये जो आपका डिपार्टमेंट होता है ये आपका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन को हैंडल करता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन अ मैनर दैट इज इन कॉन्ग्रुएंस विद द कॉर्पोरेट पॉलिसी। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती है और कुछ पॉलिसीज आपकी गवर्नमेंट भी डिजाइन करती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो उन पॉलिसीज से मैच करती हुई या उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी खुद की इंफॉर्मेशंस को डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए। हर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक में रिलीज नहीं की जा सकती। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। दिस डिपार्टमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज को हम पब्लिक में या फिर सोसाइटी में रिलीज करें या फिर इसको प्रेजेंट करें। In times of crisis or any allegations against the organization, it is this department that comes to the rescue. अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई आरोप लगाता है या उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये डिपार्टमेंट होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट, जो कि आपका हमेशा सामने खड़ा होकर फ्रंट में खड़ा होकर उस चीज़ को डील करता है और हमेशा उन चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक बहुत ही एडवांस टाइप का ग्रुप होता है या फिर एक एडवांस टाइप का डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स जो होते हैं, जिनका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है, या फिर ये समझ लीजिए कि जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वही इस फील्ड में रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है या फिर आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी वोकैबुलरी, आपका लैंग्वेज पे कमांड, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट कम्स योर प्रीरिक्विजिट्स फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन के होते हैं। लेकिन अब अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंस लाना चाहें या फिर हम उसमें कॉम्पिटेंट होना चाहें तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर थ्रू प्रॉपर चैनल।
यानी जब आप टेक्निकल या प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को एक इंडिविजुअल और ग्रुप से दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप की तरफ चैनलाइज करते हैं तो वो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। The three important requirements of effective technical communications are number one, subject और domain competence। पहली requirement है आपकी subject and domain competence। Number two, linguistic competence। What is the linguistic competence? It is the ability to present scientific facts and information clearly and objectively। And number three is the organizational competence, the ability to organize technical information in a logical and structured way। So let's discuss them one by one। So number one is the subject or domain competence। Subject competence is the first requirement of technical communication। देखिए टेक्निकल कम्युनिकेशन हमेशा प्रोफेशन से बिलोंग करता है। अगर आपको अपने प्रोफेशन की ही नॉलेज नहीं है, अगर आपको अपने डोमेन की ही नॉलेज नहीं है तो टेक्निकल कम्युनिकेशन अकेले कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंट होने के लिए आपको अपने डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। It is the possession of appropriate knowledge of a particular technical subject matter as well as the possession of highly sophisticated technical or professional skills। अब इसमें सब्जेक्ट डोमेन कंपनीज में होता क्या है कि आप जिस भी पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सॉलिड एंड कॉन्क्रीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा it possesses highly sophisticated technical and professional skills। प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब क्या होता है, आप उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उसके अंदर भी आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो टेक्निकल कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंस आप तभी गेन कर सकते हैं जब आपके अंदर हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंस को गेन करने के लिए हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों के ऊपर अच्छी खासी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। An inadequate background in the subject or lack of information might lead to incomplete and ineffective communication। अगर आपका communication skills बहुत अच्छे हैं but even then if you don't have the domain or the background knowledge then it will create a problem for you and you would not be able to communicate effectively। Number two is the linguistic competence। Linguistic means related to language। So linguistic competence is the ability to present scientific facts and information clearly and objectively। Now, if you have the hard skills and the soft skills, and if you want to convey the information in the logical and proper way, then your language comes handy। इट मीन्स अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, अगर आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आपके अंदर नहीं है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू communicate effectively no matter how much hard or soft skills you have। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपकी डोमेन पे कमांड है या फिर आपकी हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर कमांड है लेकिन लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तब भी आप टेक्निकल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है और डोमेन और टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं है, तब भी आप टेक्निकल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सो इफ यू वांट टू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन यू नीड द नॉलेज ऑफ बोथ द फील्ड। Lack of these skills may lead to ineffective और incomplete communication। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की अगर इनकॉम्पिटेंस आपके अंदर है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनइफेक्टिव या फिर इनकम्प्लीट होगा। अब बात आती है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कि अगर मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। सो दीज स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू, यानी आपके अंदर ये अगर ये एबिलिटीज हैं तो इसका मतलब आपके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। कौन कौन सी एबिलिटीज? नंबर वन, एनालाइज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन, यानी आपके अंदर जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको क्लियर तरीके से एनालाइज करने की और उनको क्लियर तरीके से प्रेजेंट करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर टू, यूज अप्रोप्रिएट रिटोरिकल डिवाइसेस टू प्रेजेंट साइंटिफिक डेटा। रिटोरिकल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, रिटोरिक डिवाइसेस का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ओरेटरी स्किल्स होने चाहिए। ओरेटरी स्किल्स का मतलब कि जब आप बोलें तो एक पब्लिक स्पीकर की तरह बोलें। पब्लिक स्पीकर जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, तो वो जो स्पेशल क्वालिटीज होती हैं दोज आर कंसिडर्ड टू बी द रिटोरिकल डिवाइसेस। इनके बारे में हम फ्यूचर में जरूर डिस्कस करेंगे। रिटोरिकल डिवाइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक कम्युनिकेटर।
नंबर 3, यूज ग्राफ, चार्ट्स एंड डायग्राम्स सिस्टमेटिकली। आप जो है अपने ग्राफ्स को, चार्ट्स को, डायग्राम्स को इतने सिस्टमेटिकली यूज करें कि आप सामने वाले को हर चीज बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए। सो ये सब आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड वे। जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उसको एक लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, वही आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस कहलाता है। इट इंक्लूड्स सेवरल स्किल्स सच एज द एबिलिटी टू सीक्वेंस थॉट्स इन अ सेंटेंस। आप अपने थॉट्स को किस तरीके से सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं, ऑर्गेनाइज अ पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रीडर एंड द टॉपिक। किस तरीके से आप अपने थॉट्स को या फिर अपने पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिकली रीडर की नीड के हिसाब से और टॉपिक की नीड के हिसाब से, एंड यूज अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑर्डरिंग। और किस तरीके से आप एक लॉजिकल ऑर्डरिंग को फॉलो करते हैं, एंड प्रोवाइड थीमेटिक कोहेरेंस टू द एक्सप्रेशन। आपकी जो कोहेरेंस है, यानी आपका जो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक लयबद्धता जो है वो पूरी तरीके से थीम के साथ किस तरीके से मैच कर रही है, ये सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस में होती हैं। अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है और आपने एक पैराग्राफ लिखा है, तो भले ही वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हो, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो आपस में गुथे हुए नहीं होंगे या फिर आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे उसके सेंटेंसेस। तो जब ऐसा होगा तो आपकी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इनकोहेरेंट होगी। तो आपके किसी भी फॉर्म में आप राइटिंग कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल कम्युनिकेशन हो या नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन, कोहेरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा ये समझ लीजिए एक छोटा सा क्विज है जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स आपको स्टेट करना है। सो जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई देम आउट। आई होप you have done it. Now coming to the style in technical communication. What is the style? Style आखिर होता क्या है? Style in technical communication means the way one speaks or write to convey technical information. जब आप बोलते हैं या जब आप लिखते हैं तो आपका एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप एक अपनी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की किसी बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे या फिर आप चेतन भगत की किसी नॉवल की लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो उन दोनों लैंग्वेजेस में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो जो चेतन भगत की लैंग्वेज है वो चेतन भगत का स्टाइल है लिखने का। जो एनसीईआरटी के ऑथर्स हैं, टेक्स्ट बुक ऑथर्स हैं, उनके लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कहलाता है आपका स्टाइल। आप किस स्टाइल में लिखते हैं। The difference of attitude and approach determines the characteristic feature of general style and technical style. आपके लिखने का एटीट्यूड क्या है और आपके लिखने की अप्रोच क्या है, ये दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि आपका स्टाइल जनरल स्टाइल है या फिर टेक्निकल स्टाइल है। स्टाइल रेफर्स टू द वे समथिंग इज सेड रादर देन व्हाट इज सेड। देखिए, दो चीजें होती हैं जब भी कभी आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक होता है क्वांटिटी या कंटेंट और एक होता है क्वालिटी, यानी आप किस तरीके से उस कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टाइल जो होता है वो दूसरे फैक्टर से पूरी तरीके से रिलेटेड होता है। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता स्टाइल के केस में। स्टाइल आपका इस बात से रिप्रेजेंट होता है या इस बात से आपका एग्जिबिट होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है कि आप उस कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाइल इज द डिस्टिंक्टिव मोड और मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन अ लैंग्वेज। आपका एक डिस्टिंक्ट तरीके से, एक यूनिक तरीके से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है या रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है, वही बेसिकली आपका स्टाइल कहलाता है। द डिस्टिंक्टिव मैनर may refer to the process of choosing appropriate। अब ये distinctive manner को किस तरीके से हम define कर सकते हैं, इसके भी कई सारे components हो सकते हैं। Number 1, words and phrases। आप किस तरीके के words और phrases use करते हैं। आप formal words use कर रहे हैं, informal words use कर रहे हैं, technical words use कर रहे हैं, slangs use कर रहे हैं। जैसा भी आप अपनी vocabulary use करेंगे उसी तरह का आपका language का flavor हो जाएगा। Number 2, sentence structure। आप simple sentence structure use कर रहे हैं, complex, compound, mixed, कौन सी तरह की structure use कर रहे हैं। अगर आप एक बहुत ही जनरल ऑडियंस के लिए अपना लेक्चर देने जा रहे हैं या फिर उनके लिए कोई पेपर लिख रहे हैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप बहुत सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड या फिर लर्नड पीपल के लिए आप अपना एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, देन प्रोबेबली योर सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर सोफिस्टिकेटेड।
Another number 3, sentence type. Which type of sentences are you utilizing? Either you are presenting your ideas through the affirmative sentences, negative sentences, question type sentences, and there are so many other ways, right? तो जिस तरह के sentences का types आप use करते हैं वो भी आपकी language या फिर आपके linguistic competence के flavor को represent करता है। रिटोरिक डिवाइसेस और डिस्कोर्स राइटिंग टेक्निक्स। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? डायलॉग। तो यानी अगर आप रिटोरिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप एक डायलॉग को किस तरीके से लिख रहे हैं उसका भी आपका लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंस है उसके फ्लेवर पे असर पड़ता है। आप दो लोगों के बीच के डायलॉग को एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर नरेशंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि आप एक डायलॉग को लिखते हैं, आप एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी, ये बेसिकली आपकी एनालिटिकल स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि किस तरीके से आप टेक्निकल कम्युनिकेशन में एनालाइज करते हैं और अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन कम्स योर इफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो स्ट्रक्चर है आपके थॉट्स का, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, आपने उन थॉट्स को रैंडम तरीके से सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर उसके बाद उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में उनको आपने ऑर्गेनाइज किया। तो वो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी आपके लैंग्वेज के फ्लेवर को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिस्टिंक्टिव मैनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके स्टाइल इन कम्युनिकेशन या टेक्निकल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। Now, style in communication depends on several factors. It largely depends on. अब जो स्टाइल होता है वो काफ़ी हद तक आपके ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। नंबर 1, द ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, द सेम मैसेज व्हेन एड्रेस्ड टू अ सुपीरियर इज एक्सप्रेस्ड मोर डिप्लोमेटिकली एंड टैक्टफुली, बट व्हेन एड्रेस्ड टू सबऑर्डिनेट्स इट इज मोर डायरेक्ट एंड फोर्सफुल। अब एक सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपने जूनियर से बात कर रहे हैं देन यू विल बी वेरी डायरेक्ट एंड यू विल बी अ लिटिल बिट, यू कैन से, रूड ऑल्सो, although it is not very much advisable, but yes, you may be rude। लेकिन जब आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं, in that situation it may not be possible to become rude or direct. Most of the times you will be a little bit diplomatic. Diplomatic का मतलब क्या होता है? आप किसी बात को घुमा फिरा के या फिर थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातें जो आप करते हैं वो आप फ्लैटरिंग फॉर्म में आप उसको करते हैं। तो जो आपके ऑडियंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बोलने का स्टाइल क्या है, आपका कम्युनिकेट करने का स्टाइल क्या है। नंबर 2, द कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जब आप अपने दोस्तों के बीच में खड़े होते हैं तो आप बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, आप स्लैंग्स का भी यूटिलाइजेशन करते हैं ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? तो द कॉन्टेक्स्ट जो फ्रेंड्स के बीच वाला है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसी तरीके से जब आप अपने क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने टीचर के साथ, तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेट करने का तरीका डिफरेंट है, वहाँ पे आप इनफॉर्मल तरीके को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप एक फॉर्मल कॉन्फ्रेंस में या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे यू विल बी एट द पीक ऑफ योर फॉर्मेलिटी। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट देयर आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फ्रेंड्स के बीच में एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, क्लासरूम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्फ्रेंस एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप बातें करते हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट केवल कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है और आप उसको कंसोल करने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो आपके बोलने का तरीका या फिर आपका जो स्टाइल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप एक गुड न्यूज़ में जा रहे हैं, आप किसी की शादी में जा रहे हैं, देन योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विल बी एंटायरली डिफरेंट, राइट? Number 3 is the purpose. Now, what is the purpose of communication? Now, आपके बोलने का या आपके कम्युनिकेट करने का पर्पस क्या है? आप सामने वाले व्यक्ति को नेगोशिएट करना चाहते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को परसुएट करना चाहते हैं, आप उसको डांटना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कौन सा स्टाइल लेगा। ठीक है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको परसुएट करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत ही फॉर्मल होगा और आप उसको बहुत ज़्यादा पोलाइट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा डांटना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आपका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा वो थोड़ा सा रूड होगा, राइट? और आप सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा इंटिमिडेट करना चाहेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑल्सो। Hence, the style in communication may refer to the way a person puts words together into sentence, arranges sentences into paragraphs,
and organizes paragraphs to frame a piece of writing or an appropriate oral discourse to convey technical information clearly and accurately. तो अगर देखा जाए तो स्टाइल का सिंपल मीनिंग क्या है, आप वर्ड्स को सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस को पैराग्राफ्स में और पैराग्राफ्स को एक पूरे पीस में या फिर पूरी स्पीच में किस तरीके से आप टर्न अप करते हैं, वही आपके स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है. इन शॉर्ट, इट इज द वे वन स्पीक्स और राइट्स व्हेन वन डील्स विद द टेक्निकल और साइंटिफिक सब्जेक्ट. जब कभी भी आप एक टेक्निकल या साइंटिफिक सब्जेक्ट से डील करते हैं तो आपके बोलने का और लिखने का स्टाइल क्या होता है या बोलने के लिखने का तरीका क्या होता है, वही बेसिकली आपके स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है. आई होप आपको स्टाइल जो है वो क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वंस अगेन देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी. आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्रू एंड फॉल्स आपको इन स्टेटमेंट्स के सामने लिखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है. सो प्लीज पॉज द वीडियो. I hope you paused the video and solved it. So let's move ahead. Now, reading comprehension is the last part of this unit. What is the meaning of reading comprehension? It is the act of understanding what you are reading. जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. अब देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है न्यूज़पेपर. जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर. यू डोंट अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी, यू डोंट अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर, बट इवन देन यू कीप ऑन राइटिंग, राइट? क्योंकि कभी कभी हम कॉन्टेक्स्ट से भी इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं रादर देन द लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं. हमेशा याद रखिएगा बच्चों, वर्ड्स के और सेंटेंसेस के लिटरल मीनिंग के अलावा बिटवीन द लाइंस भी कुछ मीनिंग्स होते हैं जिनको समझने के लिए आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है. आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको केवल ट्रांसलेशन नहीं आना चाहिए. ट्रांसलेशन से आप नहीं समझ पाएंगे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यह है कि जो ऑथर है, जो वो लिख रहा है, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं. द एक्ट इज नॉट सिंपल टू टीच, लर्न और प्रैक्टिस. और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश. जब आप इंग्लिश मतलब किसी भी लैंग्वेज बेसिकली, जब आप किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पूरी तरीके से एक मास्टरी हासिल कर लें तो समझ लीजिए कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है. इसीलिए किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, हमेशा वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट जरूर होता है, whether you have got the real capability to understand English not, right? So reading comprehension से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या आता है और क्या नहीं आता है. तो इसको पढ़ाना, इसको समझना और इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट एक्चुअली रिक्वायर्स द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स. आपको ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो इट एक्चुअली रिक्वायर्स लॉट मेनी थिंग्स. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए ग्रामर बैच. उस ग्रामर बैच में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे. आई विल लेट यू नो वेरी सून. Reading comprehension is an intentional, active, interactive process that occurs before, during and after the person reads a particular piece of writing. यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन केवल पढ़ते टाइम नहीं होता है. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हैं तभी हो रही है. पढ़ने से पहले आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं. पढ़ने के बाद भी आप उसको लगातार माइंड में एनालाइज करते रहते हैं उसके मीनिंग को समझने के लिए. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन का प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है. आपको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, इंटेंशनल होता है, आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा सकते. ठीक है, एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है. इंटरैक्टिव का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी सारी फैकल्टीज यूज करनी होती हैं. यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट, यू विल हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, यू विल हैव टू रीड थिंग्स केयरफुली. सो इट इज़ वेरी डायनेमिक प्रोसेस. ये डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना होता है, तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे. ठीक है, So that's all for today, my dear students. This was the last part of the Unit 1. I hope आपने Unit 1 के Part 1 से लेके Part 5 तक सभी पार्ट्स जरूर देखे होंगे. अगर आपने कोई पार्ट मिस किया है तो आप उसको हमारे चैनल की लिस्ट पे जाके, प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं. अब मैं सेकेंड यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करूँगा आने वाले लेक्चर से, और उस सेकेंड यूनिट में काफ़ी सारे पोर्शंस हैं. तो Part 1 जो है वो रिपोर्ट राइटिंग का होगा, जो कि कल मैं आपका पोस्ट करने वाला हूँ. सो दिस वॉज द एंटायर फर्स्ट यूनिट.
अगर आपको किसी भी पार्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों के लिंक, जॉइनिंग लिंक्स जो हैं मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। आपके जो इस यूनिट के नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके ऑडियो लेक्चर्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस और इफ यू वांट टू लर्न व्हाइल ड्राइविंग योर बाइक और व्हाइल जस्ट गोइंग एनीवेयर, यू कैन डू इट वेरी इजीली। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनका एक क्विज तैयार करके आपको जल्द ही लिंक शेयर करूंगा। तो उस लिंक के थ्रू आप अपने इस क्विज को दे सकते हैं और उस क्विज के थ्रू आपको पता लग सकता है कि आपने यूनिट 1 में कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप अपने फ्रेंड्स को बेनिफिट कर पाएंगे एंड वी कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल, राइट? एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रामर बैच, online grammar batch on YouTube very soon. So if you are very much interested in grammar batch, please do let me know about it. आप कौन सा कंटेंट उसके अंदर चाहते हैं। मैं जो उसमें कंटेंट कवर करूंगा वो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रॉपर तरीके से कवर करेगा। और जल्द ही हम एक स्पोकन इंग्लिश का भी इंग्लिश बैच ऑनलाइन जो है वो शुरू करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज डू जॉइन इट। थैंक यू सो मच गाइस।